think we have finished that topic energy, na? Yes, ma'am. Complete हो गया था, and I think that. we have finished. Yes. And I think we have finished that unit 2. So now we are going to start the unit 1, in which there is no what is environment and what is the need and scope of studying environment and what is ecosystem diversity, जिस पे भी तुम लोगों ने अभी अपने अपने स्लाइड्स भी बनाए थे, वही टॉपिक अब यहाँ पर रह गया है। बाकी सब चीजें कंप्लीट हो गई है ना। और जिस भी यूनिट का जो भी पार्ट अगर रिमेनिंग है वो मुझे व्हाट्सएप कर देना पूरा सिलेबस देख करके कि मैम ये चीज रह गई है। मैम, हाँ बोलिए। मैम नेक्स्ट वीक से मिड सेम के लिए मैम ने कहा है। मिड सेम कब से है? मैम नेक्स्ट वीक से। तो मैम उसमें कितना सिलेबस रहेगा? हमारा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा है। यूनिट 1 पे आ गए हम लोग वापस से। एक काम करते हैं, अभी तुम लोगों ने क्विज में कौन सा यूनिट 3 दिया था ना? यस मैम, 3 दिया था। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं। जस्ट मिनट। तो ये काम करते हैं हम लोग, ये यूनिट 3, 4, 5 ले लें। यस मैम। 3 तुम लोग को ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड है भी कुछ, है ना? और 4, 5 और ले लेते हैं, 3, 4, 5 हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट मैंने स्टार्ट कर दी है। सेकंड यूनिट भी तो बहुत आपकी इजी थी। सेकंड यूनिट जो मैंने खत्म करी है वो सेकंड यूनिट थी आपकी, है ना? तो थर्ड फोर्थ यूनिट कर लेते। अब इसमें का कुछ भी टॉपिक रह गया है थर्ड फोर्थ यूनिट्स में तो वो मुझे मैसेज कर देना, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ओके मैम। ठीक है, और भी कोई चीज अगर रहेगी हो जैसा तो बताना मुझे। तो 3, 4, 5th यूनिट विल बी इन योर मिड टर्म एग्जाम। और नेक्स्ट वीक मतलब कि नेक्स्ट वीक में कोई डेट बताई ना हमने? मैम अभी डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो जो भी हम लोग का तो कोर्स आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इकोसिस्टम की बात करें। तो इकोसिस्टम में बच्चों आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है, मुझे बताओ जरा इकोसिस्टम के बारे में क्या क्या नॉलेज है? तुम लोगों ने खुद से स्लाइड्स बनाई हैं तो तुम लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी। बताओ क्या है इकोसिस्टम? किसी को आइडिया नहीं? इकोसिस्टम तुम लोगों ने पूरा इतना पूरा स्लाइड्स बना ली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? क्या है इकोसिस्टम? मैम जो टोटल लिविंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें हर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ताकि कोई भी लिविंग प्रोसेस हो सके, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं उस एनवायरनमेंट को। हाँ, अब जैसे इको का मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो टर्म इकोसिस्टम है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ होम, है ना? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ होम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग, है ना, बायोटिक, एबायोटिक, है ना, ये सब चीजों का जो ग्रुप है और फिर आपस में जो इंटरेक्शन होता है उस एटमॉस्फेयर में आपस में जो इंटरेक्शन है ना, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग अमंग themselves and with environment is known as ecosystem। फिर से बता रही हूँ, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम, है ना? तो आप लोगों ने देखी भी होगी स्लाइड, जब बनाई होंगी तो अच्छी स्लाइड है यहाँ पर, उसको मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। ये स्लाइड देखी होगी आप लोगों ने, देखी कि नहीं देखी वाली स्लाइड?
तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो अब इकोसिस्टम में बनता कैसे बच्चों, कैसे बनता है इकोसिस्टम, क्या इसकी यूनिट क्या है, कैसे बनेगा? पहले क्या होगा कि कोई भी हमारे सपोज करो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है उनकी, दूसरी पॉपुलेशन है, वन पॉपुलेशन सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग एक एक पॉपुलेशन हो गया। दूसरा पॉपुलेशन हमारे पास सपोज करो ये जो आपके पास एनिमल्स हैं, है ना, ये दूसरा पॉपुलेशन हो गया। ये पॉपुलेशन जब आपस में मिलेंगे, पॉपुलेशन नंबर 1 पॉपुलेशन नंबर 2 जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन, अब एक ही तरीके की पॉपुलेशन तो होगी नहीं, कई तरह की पॉपुलेशन होगी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारे आसपास क्या है, काऊ भी है, हमारे आसपास गोट भी है, पिग भी है, डॉग्स भी हैं, तो इनकी पॉपुलेशन नंबर 2, पॉपुलेशन नंबर 3, पॉपुलेशन नंबर 4, इस तरह के ढेर सारी पॉपुलेशंस हो गई। When these populations combine together, they will form community. अब क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। अब कम्युनिटी में ये हमारे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आ गए। अब एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स क्या आ गए, यहाँ पर अब एयर भी है ना, लैंड भी है, सॉइल भी है, तो ये सब क्या हो गए, हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए ना। बायोटिक फैक्टर्स में भी यहाँ पर आपकी क्या है, साथ ही साथ सिर्फ हम ही लोग तो नहीं रह रहे, हमारे साथ क्या है, प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स क्या है, बायोटिक हो गए, है ना। और सारे जो छोटे मोटे हमारे जो कीड़े हैं, स्मॉल स्मॉल या आपस में जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सब, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हो गए। तो अब हम लोगों ने पॉपुलेशन बनाई थी, पॉपुलेशन के साथ जब आपस में कंबाइन हो गए, हम लोगों ने बनाया कम्युनिटी। फिर जो कम्युनिटी आपस में कंबाइन हो गई और विद द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, देन इट विल फॉर्म द इकोसिस्टम। तब वो क्या बनाएगा, इकोसिस्टम बनेगा। तो इकोसिस्टम क्या हो गया कि इसमें हमारे पॉपुलेशन भी आ गए, बायोटिक फैक्टर भी आ गए, एबायोटिक फैक्टर भी आ गए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में वही पॉपुलेशन नंबर 1, पॉपुलेशन नंबर 2, पॉपुलेशन नंबर 3, कितनी पॉपुलेशन आ जाएंगी। अब वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में भी और एनवायरमेंट से भी, है ना। इसको बोलेंगे इकोसिस्टम। तो thus an ecosystem is a community of different species। डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वही हमारी मतलब पॉपुलेशन समझिए। Thus an ecosystem is a community of different species interacting with one another and with their non-living environment and one another with their, ये तो वही बात हो गई। Thus an ecosystem is a community of different species interacting with one another and with their non-living environment and exchanging energy and matter। एक्सचेंजिंग एनर्जी मैटर क्यों भाई, आपस में जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, एक्सचेंज चलता रहता है इस पूरे एनवायरनमेंट में, एक्सचेंज चलता रहता है। तो जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारा आपस में, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उसको बोल रहे हैं इकोसिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम से हमारा क्या बनता है, बायोम बनता है। बायोम जानते हैं ना, डिफरेंट इकोसिस्टम कंबाइन करके हमारा बायोम बनता है। BIOME स्पेलिंग होती है, BIOME। तो बायोम क्या चीज है, बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू। बच्चे आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं इकोसिस्टम एंड बायोम से। तो बायोम क्या है, इससे भी आपका बड़ी कैटेगरी होगी बायोम। बायोम क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम जैसे कि आप यहाँ पर हम लोग अगर बात करें जहाँ पर फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो फॉरेस्ट में भी डिफरेंट हमारे इकोसिस्टम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, तो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। तो बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, है ना, दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन इज नोन एज बायोम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बायोम क्या है, बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन, उसको बोलते हैं हम लोग बायोम। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आपका एक फॉरेस्ट है,
मिनीसोटा, मिनीसोटा नॉर्दर्न ईस्टर्न में हमारा एक फॉरेस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न ईस्टर्न मिनीसोटा। ये क्या होता है बच्चे, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है ये, इसको बोलते हैं। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं कोनीफेरस बायोम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में क्या होता है, मिनीसोटा रीजन में क्या होता है, यू विल फाइंड पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, स्ट्रीम इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम मिलेंगे। और मगर सभी की सभी क्या हो रहा है, सेम क्लाइमेट कंडीशंस में है। चाहे आपका वहां पे पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे रिवर इकोसिस्टम हो, चाहे स्ट्रीम इकोसिस्टम हो, सारी के सारे इकोसिस्टम क्या हो रहे हैं, सेम आपके क्लाइमेट कंडीशंस में है। तो इस पूरे को हम बोल रहे हैं, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, बायोम बोलेंगे। तो हमने नाम रखा है इसको मिनियोस्टा बायोम, मिनियोस्टा फॉर कॉनिफेरस बायोम के नाम से बोलते हैं। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोसिस्टम एंड द बायोम, तो बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस। और फिर बायोम से बाद में आपको क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, बायोस्फीयर। आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से क्या बना, कम्युनिटी बनी। कम्युनिटी में आपने आपने क्या डाला, ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स डाल दिए, तो हमारा क्या बन गया, इकोसिस्टम बन गया। अब ढेर सारी इकोसिस्टम क्या है, अगर एक ही जगह पर है, अब जैसे मैंने बोला कि मिनियोस्टा रीजन में जब वहां पर फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट में क्या है, वहां पर आपका फॉरेस्ट भी है, रिवर भी है, स्ट्रीम भी है। डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होगा, क्योंकि पॉन्ड का इकोसिस्टम अपना अलग होगा, वहां पे अलग अलग आपकी कम्युनिटी रह रही होंगी। स्ट्रीम का इकोसिस्टम अलग होगा, है ना, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा। तो मगर सारी इकोसिस्टम एक ही जगह मौजूद है और एक ही क्लाइमेट कंडीशंस में है, इसलिए हम बोल रहे हैं बायोम। फिर बायोम से क्या बनेगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। तो दिस इज द यूनिट की कैसे कैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन थी। और इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म whether plant or animal or human being is surrounded by environment on which it derives it needs for its survival. Each living component interacts with non-living components for their basic requirements from different ecosystem. कोई भी आपका लिविंग जो थिंग है अकेला नहीं रह सकता, उसको आपस में इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। ये पूरी यहाँ पर चेन बनी। अगर ह्यूमन बीइंग ये सोचने लग जाए कि हम सबको दुनिया से हटा देंगे, अकेले हम रहेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, है ना। तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं, हम लोग एयर पर डिपेंड करते हैं, नॉन लिविंग है, वाटर पर डिपेंड करते हैं, नॉन लिविंग है ना। तो सब चीजों पर हम डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा अदर लिविंग कंपोनेंट्स में भी डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपके बर्ड्स हो, चाहे आपके एनिमल्स हो। अगर ये सब भी खत्म हो जाएंगे तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, उन पर भी हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज जब डिके होती है तो उसको बैक्टीरिया ही डिकम्पोज करते हैं। अगर हम सोचें कि हम बैक्टीरिया हट जाएं, सारे वायरसेस हट जाएं और हम जिंदा रह लेंगे, तो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में न जाने कितने बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और तो इन्हीं का आपस में इंटरेक्शन जो हम पढ़ते हैं वो इकोलॉजी में पढ़ते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग इको सिस्टम। अब animals cannot synthesis their food directly but depend on the plant either directly or indirectly. अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर। तो आपको पता है इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बता दिया गया है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। इसकी तो आपकी स्लाइड है, ये तो आप लोग देखी होगी, मैं आपको उससे के वो भी शेयर कर दूं। ये शेयर हो रहा है? यस मैम। अब बात आती है कि ये जो इकोसिस्टम, क्या ये बहुत बड़ा ही हो सकता है या छोटा हो सकता है,
क्या आप लोग क्या समझते हैं इकोसिस्टम का साइज क्या होना चाहिए? इकोसिस्टम कैसा साइज का होना चाहिए? बहुत बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं और सब बर्ड्स भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा 1000 किलोमीटर का एरिया में होगा। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि 1000 किलोमीटर पर भी अगर आपने अपने घर में एक्वेरियम भी रखा हुआ है तो वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है। वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है कि जो आपने जनरेट करा है, जहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी फिशेस रह रही हैं और वाटर भी है वहां पर और एयर भी है वहां पर, तो साथ में आपने कुछ अपने वहां पर कोरल्स वगैरह भी लगा रखे हैं, डाल रखे हैं, तो वो क्या हो, एक छोटा सा पॉन्ड का एक आपने एक्वेरियम का एक इकोसिस्टम बन गया। इसके अलावा अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो जरा से एक मैट में न जाने कितने बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे होंगे, तो उस मैट का जो साइज होगा वो कुछ फ्यू मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में होगा। तो वो आपका डिपेंड करता है इकोसिस्टम, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े इकोसिस्टम की बात हम करें। कोई भी जहां पर भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ रह रही है उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। अब सपोज करो लॉकडाउन था तो हम लोग सब अपने घरों में बंद हो गए थे, तो हमारा घर ही एक तरीके से क्या बन गई, इकोसिस्टम बन गया। उसमें हम बिल्कुल बाहर तो जा नहीं रहे थे, हम घर के अंदर ही थे, घर के अंदर ही सब इंटरेक्शन कर रहे थे। हम लोग थे, हमारे पास खाने का सामान था, हमारे पास एयर थी, वाटर था, वो भी हमारे इकोसिस्टम ही था। ठीक है, तो चाहे बैक्टीरिया का आप एरिया ले लें, चाहे आप किसी पॉन्ड का इकोसिस्टम ले लें, चाहे डेजर्ट का इकोसिस्टम ले लें, चाहे ओशन का इकोसिस्टम ले लें। अगर ओशन के इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमारे कई थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात करते हैं। डेजर्ट की बात करते हैं तो भी हम लोग कई हंड्रेड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात करते हैं। अगर पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो भी हम लोग हंड्रेड ऑफ स्क्वायर मीटर एरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो फ्यू मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, बहुत स्मॉल साइज से लेकर के बहुत लार्ज साइज तक भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई है? यस मैम। जहां पर कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। फिर आते हैं बात की काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग रिक्वायरमेंट्स। क्या होता है कि each ecosystem has different lifestyle for different organisms. What does it mean? इस लाइन का बच्चों क्या मतलब हुआ? Each ecosystem has a different lifestyle for different organisms. मैम मीन्स जो इकोसिस्टम जहाँ पे सिचुएटेड है उनके हिसाब से उनका टेम्परेचर और वाटर कंडीशंस अलग अलग होंगी, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी अलग अलग कंडीशंस में ग्रो होंगे। अब जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग क्या ओशन इकोसिस्टम में सरवाइव कर सकते हैं? नो नो मैम। मैम। नहीं कर सकते। फिशेज हैं तो फिशेज यहाँ पर लैंड इकोसिस्टम में सरवाइव कर सकती हैं? नो मैम। नहीं कर सकती है ना। तो इसलिए क्या होता है, ईच इकोसिस्टम हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब इवन अगर हम बहुत छोटे स्केल की अगर हम बात करें तो क्या है कि इवन आप अपने घर में ही सबसे ज्यादा कंपैटिबल हैं, किसी दूसरे के घर में जाकर रहने में आप इतने कंपैटिबल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उनका अपना अलग ही रहने का स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि वो एयर में ऑक्सीजन की जगह पर CO2 इनहेल कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं, मगर उनका लाइफस्टाइल अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। तो हम इकोसिस्टम को बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच इकोसिस्टम हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। और अगर हम बात करें प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, तो सबके अपने अपना अलग अलग रहने का तरीका है, वो उसी पे ही फिट हो सकते हैं। आप ओशियन में जाकर के आप नहीं रह सकते, उनको आप फिशेस को आप अपने घर पे बिना एक्वेरियम लिए नहीं रख सकते, है ना। तो द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सूटेबल इकोसिस्टम फॉर देम डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं? जैसे कि अब आपको जैसे लायन है, ठीक है, लायन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहता है, मगर उसको आप अडॉप्ट करा सकते हैं धीरे धीरे सर्कस शो में लाने के लिए। आप एकदम से नहीं ले आओगे कि वहां के इकोसिस्टम से अपने इकोसिस्टम में तुरंत आप ले आओगे तो आपको खा ही जाएगा। आपको धीरे धीरे से अडॉप्ट कराना पड़ेगा डिफरेंट लाइफस्टाइल देकर के, कि वो आपके आपके सर्कस शो में आ सके।
इन सेम वे अगर आप तो किसी घर में जाकर रहना तो धीरे धीरे एडजस्ट करोगे, एकदम से आप जाकर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिजिकल एडॉप्शन जरूरी है ना। फिजिकल एडॉप्शन टू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम की यहाँ पर बात आती है कि हम धीरे धीरे उसको हम ऐसा माहौल दें धीरे धीरे कि वो हमारे अकॉर्डिंगली वो ढल जाए, है ना। दूसरा होता है मेटाबॉलिक क्रिएशन बाय नेचर फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक प्लेस। मेटाबॉलिक क्रिएशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कैमल है तो कैमल डेजर्ट्स में ही रह सकता है, उसकी बॉडी इसी तरीके से है ना, उसका जो उसकी बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो ऑर्गन्स है बॉडी में उसी के अकॉर्डिंगली है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। इसको अगर हम माउंटेन भेज देंगे तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा कैमल, है ना। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक क्रिएशन बाय नेचर। फर्स्ट था फिजिकल एडॉप्शन कि धीरे धीरे आप ठीक है फिजिकल एडॉप्शन में आप धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मेटाबॉलिक क्रिएशन बाय नेचर ने बनाया आप वो नहीं सर्वाइव कर सकता है ना। फिशेस भी इसी में आ जाएंगे। ये फिशेस जो है अपने उनके गिल्स होते हैं वो उसी से ऑक्सीजन लेती हैं और वो रिवर में पॉन्ड में ही रहेंगी, वाटर में रहेंगी, आप बाहर उसको नहीं निकाल सकते हैं, है ना। थर्ड होता है कि सिमिलर लाइफ साइकिल्स आर नीडेड मे इट बी अ डिफरेंट इकोसिस्टम। And fourth is climatic adaptability is required. And fifth is physical structure should be able to sustain changes in a different ecosystem. ये फैक्टर्स हैं कि आप कोई कैसे वहां पर इकोसिस्टम पर कैसे compatible हो सकता है। The kind of organism and a suitable ecosystem for them depend on various factors. So these are the factors कि कैसे कैसे आप इकोसिस्टम में रह सकते हो, है ना। क्या नेचर ने आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आए हैं या आप खुद आप कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हो। क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड कि जहाँ का क्लाइमेट है, अगर जैसे आपको बर्ड्स रहती हैं, है ना, ये पेंगुइन है या पांडा होते हैं जो बियर होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, तो पोलर बियर्स क्या होंगे वहीं पर ही मिल सकते हैं। अगर आप पोलर बियर को यहाँ ले आओगे तो वो यहाँ के क्लाइमेट को नहीं अडेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड फिजिकल स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए। मैंने बताया कि फिशेस के जो गिल्स होते हैं वो आपके यहाँ के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स कि कैसे आप इकोसिस्टम पर सर्वाइव कर सकते हैं। फिर देखिए बायोम पर बात कर रहे हैं। बायोम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया अभी। एग्जांपल मैंने क्या दिया था अभी आपको, मैंने कहा था कि जैसे ये मिनियोस्टा नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, मिनियोस्टा कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिनियोस्टा इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम। क्योंकि इस रीजन में मैंने क्या बताया, इस रीजन में आपके पास पॉन्ड इकोसिस्टम भी है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, रिवर इकोसिस्टम भी है और स्ट्रीम इकोसिस्टम भी है। तो ये सारे इकोसिस्टम मिल करके इन्होंने क्या बनाया, बायोम बनाया। क्यों बायोम बनाया? क्योंकि ये सेम ही क्लाइमेट कंडीशन में सब कुछ है। एक ही का क्लाइमेट में वहाँ पे फॉरेस्ट भी बना हुआ, वहीं पर पॉन्ड भी है, वहीं पर रिवर भी है, वहीं पर स्ट्रीम्स भी हैं, तो सब क्लाइमेट कंडीशन एक ही है। तो इन सेम का क्लाइमेट कंडीशन, तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी था, तो ये क्योंकि थोड़ा सा टफ डेफिनेशन थी तो मैंने एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी कि बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम दैट शेयर सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। और आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ ग्रुप और सेट ऑफ इकोसिस्टम हैविंग सच सिमिलरिटीज इज कॉल्ड अ बायोम। तो मतलब समझ में आ गया ना। और बायोम से क्या बनेगा बाद में, बायोम से क्या बनेगा बच्चों? हम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनेगा, है ना। स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन नंबर 1, पॉपुलेशन नंबर 2, पॉपुलेशन नंबर 3, दे ऑल विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द कम्युनिटी, and community when interacts with the biotic and abiotic factors, then it will form the ecosystem. The ecosystem will form the biome, and the biome will form the biosphere, right? अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं इकोसिस्टम के। तो ये है, ये आप लोगों ने, क्योंकि सब लोगों ने ज्यादातर बच्चों ने इसी पे बनाया था। तो इकोसिस्टम को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम
और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। हाँ, तो नेचुरल इकोसिस्टम में अगेन वी कैन क्लासिफाई इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, टू में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि नेचर ने बनाया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नेचर ने बनाया। आर्टिफिशियल कंट्रोल बाय मैन, हम लोगों ने बनाया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या बना दिया, पॉन्ड्स बना देते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड बनाया हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने मैनमेड बनाया है ना। एक छोटी सी बॉटल में हम लोगों ने कुछ चीजें डाली हैं, बैक्टीरिया पड़े हुए सब है, तो वो क्लोज बॉटल इकोसिस्टम हो गया, हमने खुद बनाया है। स्पेस क्राफ्ट इकोसिस्टम, स्पेस क्राफ्ट हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जो इकोसिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट इकोसिस्टम। तो ये छोटे छोटे अदर्स में खूब सारे, अब तो आर्टिफिशियल का एक्वेरियम भी अगर बोलोगे तो वो भी आर्टिफिशियल में आ गया। तो ढेर सारे जो भी मैनमेड है, छोटे से अगर आप अपने हाथ, अगर पाम की बात करें तो वहां पर भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पाम में भी क्या है, आपके ढेर सारे बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, सब चीजें होंगी आपके हाथ में, अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो वो भी इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल में जो हम खुद बना रहे हैं, वो पॉन्ड्स हम खुद बनाते हैं, स्पेस क्राफ्ट हम बनाते हैं, क्लोज बॉटल में हमने इकोसिस्टम बना रखा, वो हमने बनाया है। तो दीज आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम या तो टेरेस्ट्रियल होगा या फिर एक्वाटिक होगा, है ना। नेचुरल होगा या फिर टेरेस्ट्रियल होगा या फिर एक्वाटिक होगा। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, दिस बेस्ड ऑन वेजिटेशन, वेजिटेशन की कहाँ पर कैसा वेजिटेशन हो रहा है। जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, कल्टीवेटेड है, डेजर्ट है। अब डेजर्ट पे क्या है, वहां पर आपको कोई भी बहुत हरी भरी हरियाली नजर नहीं आएगी, आपको वहां पर कैक्टस नजर आते हैं, है ना, कैक्टस के प्लांट्स नजर आते हैं। अगर आपको वहां पे कोई आपको ग्रीन प्लांट्स नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सैंड रेत ही नजर आएगी, वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। कल्टीवेटेड एंड ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में तो आपको मालूम है कि वो सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट वहां पर होगा। तो दीज आर द 4 ecosystem based on these are known as terrestrial ecosystem based on vegetation, ठीक है। फिर आते हैं एक्वाटिक पे। एक्वाटिक पे आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, है ना, और दूसरा होता है एस्चुरी इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, एस्चुरी इकोसिस्टम क्या होता है? एस्चुरी इकोसिस्टम क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? एस्चुरी का मतलब क्या होता है? नहीं पता। जहां से आपको रिवर्स जब सी में मिलते हैं, रिवर्स जब सी में ओशन मिलते हैं, तो वो जहां पर वो आपका मिल रहा होता पॉइंट, दैट इज नोन एज एस्चुरी। और वहां जो आपका डेवलपमेंट हो रहा होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम। एस्चुरी क्या चीज होती है? जहां पर आपका रिवर्स आपके से मिल रहे होते हैं, किससे? सी से, ओशन से मिल रहे होते हैं। तो वो जो नैरो पार्ट जो बना, जहाँ पर आपस में दोनों का मिक्सिंग हो रही है, मिल रहे हैं आकर के, दिस इज नोन एज एस्चुरी। एस्चुरी इकोसिस्टम उसको बोलते हैं। मैम ये डेल्टा की किससे सेम है क्या? हाँ, डेल्टा, डेल्टा भी आप कह सकते हैं कि मगर थोड़ा सा डिफरेंस होता है डेल्टा इसमें। डेल्टा देखो क्या करते हैं, डेल्टा फॉर्म्स एट द माउथ ऑफ द रिवर, है ना। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपका डेल्टा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं होता है। मैम इट्स ओनली राइटिंग पार्ट ऑफ द लैंड। क्या बेटा? सिर्फ मैम सैंड इकट्ठा हो जाता है और वो जो ऊपर राइज हो जाता है, बस उसे ही डेल्टा बोलते हैं। मैम जहाँ पे सी और ओशियन मीट करते हैं वहाँ पे सैंड इकट्ठा हो जाती है और वो हाँ, तो उसको उसको डेल्टा बोलते हैं। हाँ, कि जहां पर आपका जो माउथ ऑफ द रिवर होता है ना, वहीं पर उसको बोलते हैं डेल्टा, है ना। और इसमें क्या हो जाता है कि आपका ओशियन का पार्ट है, जहां पर आपका लेक, वाटर है, फ्लड्स है, सब आकर के मिल रहे हैं आकर के, है ना।
तो ये डेल्टा जो हो गई, तो ये आपको मेरे ख्याल से रिवर का पार्ट है ना, रिवर का पार्ट जो माउथ पार्ट है, रिवर का जो माउथ पार्ट है, दैट इज नोन एज डेल्टा। और ये सी का जो पार्ट बन रहा है ना, जहां से आके मिल रहे हैं, दैट इज, इसको थोड़ा सा और मैं देखूंगी, पर थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है डेल्टा और एस्ट्यूरी पे, इसलिए बोलते हैं हम लोग नो एस्ट्यूरी मैम, इकोसिस्टम। इट्स वेरी सिंपल हाँ बोलो। मैम, सिंपल है मैम। आप इकोसिस्टम बता रही हैं, और डेल्टा सिर्फ जो लैंड होता है सिर्फ उसे ही डेल्टा बोलते हैं। मतलब हाँ हाँ जो जो रिवर्स ओशन में मीट कर रही है, तो हाँ। दोनों तरफ से जो सैंड होते हैं सब कलेक्ट हो जाते हैं, कॉन्ग्रेटेड हो जाते हैं, और एक लैंड मास लैंड बना देता है। फिर वहां से हम्म प्लांट हम्म प्लांट उगाते हैं। बस यही है डेल्टा। और हम्म आप ये बता रही थी, ये हम्म। पूरा मतलब इकोसिस्टम हो गया। नहीं नहीं, इकोसिस्टम तो एक अलग बात है। अगर मैं दो वर्ड की बात करूं कि डेल्टा एंड एस्चुरी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि इन सिर्फ अगर ये दोनों वर्ड्स ले, हम इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये दो वर्ड ले, डेल्टा एंड एस्चुरी, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो इसमें एक डिफरेंस होता है, तो वो थोड़ा सा अभी मैं तुम लोग को उसको देख के बताऊंगी। थोड़ा डिफरेंस होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। आप कह सकते हो कि हाँ ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अब वहां का इकोसिस्टम की मतलब होगा कि जहां पर ये आपका एस्चुरी बना, और वहां पर जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपका इंटरेक्शन हो रहा, दैट इज नोन एज एस्चुरी इकोसिस्टम, है ना। मैरीन में तो आपका ये हो गया, सी वगैरह हो गया ना, ये आपका ओशियन हो गया, सी हो गया, ये मेरीन में आ गया। फ्रेश वाटर में आपका आ गया ये रनिंग एंड स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। जो रनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, किसी बच्चे ने उस दिन मैंने पूछा भी था, बताया भी था, रनिंग वाटर इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग टिक। लोटिक, लोटिक बायोम बोलते हैं। और जो स्टेशनरी होता है, जो स्टेशनरी है उसको क्या बोलते हैं? लेंटिक। इसको बोलते हैं लेंटिक, और उसको कहते हैं लॉटिक। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट अभी इसलिए है कि देखो, अभी तो हम लोग फिलहाल तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं एग्जाम्स। अगर ऑनलाइन एग्जाम्स लेते हैं तो ये सब आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, है ना। फिलहाल अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे तब तो ठीक, अलग ही बात है। तो ये आ गया आपका लोटिक हो गया। कौन सा? जो रनिंग वाटर है, दिस इज रनिंग वाटर। एंड द स्टेशनरी को हम लोग बोलते हैं लेंटिक बायोम। तो ये फ्रेश वाटर का एक इकोसिस्टम हो गया, ये मैरीन का हो गया, डीप सी इकोसिस्टम एंड द ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं लगून्स एंड कोरल रीफ्स में। कोरल रीफ्स जानते हैं ना, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको बोलते हैं कोरल रीफ्स। और लगून्स किसे कहते हैं? हाँ, लगून्स किसे कहते हैं बेटा? ये भी क्या होता है, ये आपका सी का ही तो पार्ट है ना। ये आपको क्या होता है, वो वाटर सेपरेट हो जाता है, सी में से वाटर सेपरेट हो जाता है बाय कोरल रीफ्स या सैंड बैंक। सैंड्स की वजह से या कोरल रीफ्स की वजह से वाटर अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं लगून्स। उसमें मैं तुमको पिक्चर भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ये जो आप एरिया सब देख रहे हो ना, ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कहाँ से सेपरेट हो गया? ये जो आपका सी था, वहां से ये कोरल रीफ से या सैंड बैंक से ये जो वाटर सेपरेट हो गया, जो सॉल्टेड वाटर सेपरेट हो गया और अलग हो गया, फैल गया, दिस इज नोन एज लगून। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ये इकोसिस्टम एक बन जाएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब होंगे, इंटरेक्शन होगा, उनको बोलते हैं लगून्स। बात समझ में आई किसको बोल रहे हैं लगून्स? यस मैम। कोरल रीफ्स
कोरल रीफ्स में वहीं पे जहां पर ये कोरल रीफ्स जमा हो जाती हैं तो बोलते हैं कोरल्स, जानते हैं ना? कोरल रीफ्स किसको कहते हैं बच्चों? कोरल जानते हैं? कोरल किसे कहते हैं? यस मैम, हाँ, कोरल किसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं? होता है ना कोरल। हाँ, हम कोरल ऑर्गेनिज्म होता है ना। कोरल बेटा मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स, दीज आर द स्पीशीज, मतलब लिविंग थिंग्स। इन्वर्टिब्रेट्स आपको पता होगा ना, अब ये जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको बांटा गया है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को बांटा गया है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब कि जिसमें वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इसमें रहती है ना, जो आपकी जो हड्डियां पीछे बैक में होती है ना, वर्टिब्रेट जिसको बोलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट जिसकी में वर्टिब्रा नहीं होती है। तो कोरल्स क्या होते हैं? जैसे मेरीन इनवर्टिब्रेट्स। और इसमें आपका जो फाइलम है, कई सारे इसमें एनिमल्स आते हैं। तो इसमें आपके कोरल स्पीशीज में फिर ढेर सारे इसमें एनिमल्स आते हैं, जैसे फाइलम होता है, सिडेंट्रिया होता है, एंथोजोआ इसका फाइलम का नाम होता है। So these are the sea animals. आप कह सकते हैं कि they are the sea animals. Corals are the marine invertebrate sea animals. अब ये जब कोरल सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, तो आपको एक माउंटेन जैसा सा स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। उनको बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ क्या है? ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है। और इसमें क्या हो जाता है कि ये इसकी कोरल्स की ही आपस में बनते चले आते हैं और आपका पूरा इकोसिस्टम हो जाता है। आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, इसमें भी यहाँ पर समझ में आएगा। मैम ऑस्ट्रेलिया के पास है ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ, देखो ये सब क्या हमारे कोरल्स होते हैं, है ना। अब ये यहाँ पर ये जो बन गया ना, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। इसी एनिमल्स के से बनता है ना ये सब। These are the coral reefs. तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया कि इकोसिस्टम बन गया ना। तो कोरल रीफ क्या है? अंडर वाटर इकोसिस्टम। कोरल रीफ याद रखना, दिस इज अ अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है। और ये किससे मिल करके बना होता है? रीफ्स, बिल्डिंग ऑफ कोरल से बनता है। जो कोरल्स क्या चीज है? इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ये सी एनिमल्स बोल सकते हो, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये आपस में मिलते चले आते हैं, तो ये आपकी चट्टान जैसे ना एक बना स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको आप बोलते हैं कोरल रीफ। तो इसमें क्या हो जाता है, जो कोरल्स होते हैं वो आपस में कॉलोनीज बना लेते हैं। जो कोरल्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, आपस में कॉलोनीज बना लेते हैं, जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और इनके ऊपर ना आपस में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से आपस में सब जुड़ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक हमें चट्टान जैसा स्ट्रक्चर लगेगा ना, जैसे ये सब है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ चट्टाने हैं, चट्टाने नहीं है एक्चुअली में, जैसे कोरल रीफ। तो फिर से बता रही हूँ, कोरल क्या है? कोरल्स आर द इन्वर्टिब्रेट्स, सी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये जब आपस में जुड़ जाते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कैल्शियम कार्बोनेट्स, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, पूरे को बोलते हैं कोरल रीफ्स। तो ये कोरल रीफ भी क्या हो गया? अंडर वाटर इकोसिस्टम हो गया। दिस इज द अंडर वाटर इकोसिस्टम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। है ना। तो आप लोग क्या करते हो, जब पढ़ते हो, जैसे पढ़ा, जैसे ये रीड करा, लगून्स पढ़ लिया, कोरल रीफ्स पढ़ लिया, मगर सब मतलब तो जानो कि मतलब होता है क्या इनका। और ये कभी आप लोगों ने इनका से बनाया ही बनाया है, सबने स्लाइड्स बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगेन था फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कल्टीवेटेड एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक को हम लोगों ने डिवाइड किया था फ्रेश में, एस्चुरी में, मैरीन में। और फिर फ्रेश को डिवाइड किया हम लोगों ने रनिंग में, स्टैंडिंग में। रनिंग का हम लोगों ने क्या नाम दिया है? रनिंग का हम लोगों ने नाम दिया है लॉटिक बायोम। और जो स्टेशनरी होते हैं उसको बोलते हैं लेंटिक बायोम।
और फिर रनिंग में भी वो रिवर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रीम्स के फॉर्म में होते हैं, स्प्रिंग्स के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। जगह जगह पर स्प्रिंग्स बन जाते हैं ना अपने आप से, हॉट वाटर के भी स्प्रिंग्स बन जाते हैं। स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम में लेक्स हैं, पॉन्ड्स है, ये एक जगह पर फिक्स्ड है, स्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये सब हमारा डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम। ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। इसका जो चार्ट यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ बच्चे से याद कर लेना। ये तो मेन इकोसिस्टम हो गया, मगर इसके अलावा बहुत सी इकोसिस्टम है। माउंटेन इकोसिस्टम, केव इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम, कोरल रीफ तो इसी में आ ही गया ये ना, मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड सी बीच इकोसिस्टम, है ना। एंड आपका ये आ गया सी बीच इकोसिस्टम, आइलैंड इकोसिस्टम, हिल स्लोप इकोसिस्टम एंड बीनीथ द ग्राउंड इकोसिस्टम। बहुत से। अच्छा, मैंग्रोव्स क्या होते हैं बेटा? मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा मैंग्रोव। मैम मैंग्रोव ट्री होते हैं। हाँ, मैम मैंग्रोव ट्री होते हैं। सी होते हैं, ट्री 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 होते हैं। तो कहाँ होते हैं ट्री? जैसे हमारे घरों के आसपास ट्री लगे, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो मैंग्रोव्स है? नो मैम, जो हाँ, दलदली इलाके होते हैं वहां पे हाँ, मैंग्रोव ट्री होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी सी बाहर होती हैं जमीन से, और उसमें हाँ, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, जो कोस्टल जोन में होते हैं। कोस्टल जोन में, इसको भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। तो इतना अच्छा आपका सब ये नेट का सामान आगे, कुछ भी पढ़ना तुरंत आप देखो, बिना देखे मत पढ़ा करो। देखो, इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। ये क्या है? ये आपका कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के आसपास जितनी भी ये बन गया है ना, दैट इज मैंग्रोव्स। So it is a group of trees and shrubs that live in the coastal zone. Coastal zone के आसपास जो रहते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रोव्स। These are the mangroves. तो आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम हो गया, सी बीच इकोसिस्टम, है ना, हिल स्लोप इकोसिस्टम, बीनीथ द ग्राउंड इकोसिस्टम, और सेवरल माइक्रो इकोसिस्टम। तो बहुत सारे हैं माइक्रो सिस्टम, तो जरा जरा बैक्टीरिया जहाँ पर रह रहे हैं वो भी अपना इकोसिस्टम बना रहे होंगे, है ना। फिर आता फंक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है ये नेचर से बनता है, मैन मेड एक्टिविटीज से इसका कोई मतलब नहीं होता। मगर हाँ, ये इम्पोर्टेंट बहुत। अच्छा, इसकी पिक्चर थोड़ी ब्लर्ड आ गई है, इसका पेज में दोबारा से लेकर के आप लोगों को भेजूंगी, है ना। मैं बता देती हूँ फिलहाल इसमें क्या है। जो आपका जो ये नेचुरल इकोसिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम है नेचुरल इकोसिस्टम का? अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, और ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, आपको मालूम है। तो जो एयर पोल्यूशन से निकलते हैं, ये जो ट्रीज की जो लीव्स होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं और हार्मलेस कंपाउंड में चेंज कर देती है। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं सब के सब, है ना। हम दिन भर पोल्यूशन कर रहे हैं, और फिर ये जो ट्रीज की जो लीव्स हैं उसको कन्वर्ट कर देती है, ट्रैप कर लेती है, फिर उसको कन्वर्ट कर दे रही है। कैसे कन्वर्ट कर रही है आपको मालूम है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? लीव्स ले लेंगी का फोटोसिंथेसिस से, और फिर ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगी, है ना। और जितना भी इंडस्ट्रियल सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, ये सब नेचुरल सॉइल से फिल्टर हो जाता है। कभी तो हम क्या करते हैं, जितना भी सीवेज है, जितना भी इंडस्ट्री का है, सब हम क्या करते हैं, हम सॉइल में डाल देते हैं। मगर वही बात है कि एक हद तक तो ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब करने से फिल्टर भी कर रही है, मगर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? और एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कई बार बताया कि हम लोग पहले बचपन में हम लोग की बुक्स में रहते थे एक्सपेरिमेंट्स की, आप घर पे अगर पानी को फिल्टर करना है तो कैसे करेंगे? पहले तो आरओ होते नहीं थे, तो 3-4 घड़े लगाए जाते थे, एक में कोल रखा जाता था, एक में सैंड रखी जाती थी, और फिर ऐसे करके कई सारे 4 घड़े होते थे। सबसे ऊपर पोल्यूटेड वाटर रहता था, और सबसे नीचे वाले घड़े पे हमारा उससे फिल्टर होते होते हमारा साफ ड्रिंकिंग वाटर आ जाता था। और हर घड़े में हम लोग एक होल बना देते थे, तो उससे क्या होता था, वो छन छन के पानी आता था। तो इस सॉइल की अपनी खासियत है कि जितना भी आपका जो गंदा है, वेस्ट है, उसको सब फिल्टर कर देगा। तो ये सॉइल क्या है हमारा? एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम ही तो है। और इसके अलावा वेजिटेशन इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट एंड द सॉइल स्ट्रक्चर।
अगर कोई वेजिटेशन नहीं है तो क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई होगा, वहाँ पे डिजर्ट्स होंगे। और जहाँ पर बहुत सारे अगर वेजिटेशन है तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे इक्वेटर में तो इतना ज्यादा क्या है वेजिटेशन है, तो वहाँ पर तो जंगलों में चले जाओ तो कुछ दिखे ही ना, इतना ज्यादा वहाँ पर जंगल जंगल, क्योंकि दिन रात वहाँ पानी बरसता रहता है, बहुत पानी बरसेगा। अभी देखो जब ये रेनिंग सीजन है तो आपको हर जगह खूब आपको ग्रीनरी नजर आती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको वो सब चेंज हो जाएगा, आपकी जितना भी वेजिटेशन है चेंज हो जाएगा। In natural ecosystem there is a continued and rapid exchange of O2 and CO2 and H2O, है ना। नेचुरल इकोसिस्टम में लगातार O2 CO2 आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और the concentration of these elements varies from season to season and also throughout the year, मतलब concentration change होता रहता है ना। अगर बहुत ज्यादा आप यहाँ पर हरियाली है, पानी है, वाटर आपका है और सब, तो वहां पर क्या होगा, रैपिड एक्सचेंज होगा प्लांट्स के थ्रू CO2 और ऑक्सीजन का, तो वहां पर आपको ऑक्सीजन ज्यादा दिखेगी, आपको CO2 कम दिखेगी, है ना। तो ये पूरा थ्रू आउट द ईयर ऐसा चलता रहता है। तो ये अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो हम बनाते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से बना दिया, है ना, वाटर फिल्ट्रेशन टैंक बना दिए, पॉन्ड्स बना दिए, तो ये क्या बना रहे हैं, ड्रिंकिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं, है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग बना रहे हैं। तो ये बना देने से क्या हो जाता है, फिर ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब भी करने लग जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर रहे हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल कर रहे हैं, और तो इससे क्या होगा, हमारा जो इतना भी नेचुरल इकोसिस्टम है वो इफेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का बहुत अच्छा एग्जांपल आपका मेरीन ड्राइव है, मुंबई है, ये सब हम लोगों ने बनाया है ना। तो ये मेरीन ड्राइव है, मुंबई है, एक्वेरियम है, ये सब हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। दिस आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टर्न पर हम आगे करेंगे, और ये मेरे ख्याल से 2-3 उसमें टर्न में ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज सत्यम नहीं है, जब तक उनको देना था अपना प्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। कुछ पूछना तो नहीं आप लोगों को? नो नो मैम।